हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। इन क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें। सबसे पहले हम आज पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में 5 से 7 सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला सवाल है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? प्रांतों में उद्योग, प्रौढ़ मतदान, प्रांतीय स्वायत्तता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा प्रांतीय स्वायत्तता। तो प्रांतीय स्वायत्तता का क्या मतलब है, हम आपको बताते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब है कि प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दी गई थी और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था, प्रांतों में इसकी समाप्ति की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू हुआ था? 1919 के अधिनियम से। द्वैध शासन के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। द्वैध शासन क्या होता है? द्वैध शासन होता है आरक्षित और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय वो विषय हैं जो कि गवर्नर के हाथ में थे या वायसराय के हाथ में थे, कह सकते हैं वायसराय के हाथ में थे। और हस्तांतरित वो विषय थे जो जनता द्वारा चुने गए लोगों को काम करने के लिए दिए गए थे। इसमें आपस में काफ़ी विवाद था। तो प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दी गई कब? 1935 के अधिनियम में, और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। तो आइए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या लोकमान्य तिलक ने? तो इसका सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जो कि भारत में आज़ादी की लड़ाई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था थी। आज़ादी की लड़ाई के लिए प्लस लोगों की सेवा के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में कार्य की। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? एम के गांधी ने, एस सी बोस ने, ए एल राय ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया था ताकि अंग्रेजों को दिल्ली से भगाया जा सके और भारत में भारतीयों का शासन हो सके। तो आइए आज का प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? चौरी चौरा, चंपारण, दांडी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा चौरी चौरा कांड। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान पर, चौरी चौरा कहाँ पे है? चौरी चौरा आपके उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में है। यहाँ पे कुछ भीड़ उग्र हो गई जो कि अशोक आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। वहाँ पे कुछ पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन में बंद करके जिंदा जला दिया गया, जिसके कारण गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि पूरा का पूरा गांधी जी का आंदोलन किस पे आधारित था? अहिंसा पे आधारित था और वो हिंसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड में हुए कांड के कारण वापस ले लिया। आइए आज का प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान या लॉर्ड डलहौजी? तो इसका सही उत्तर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत से थे और सिंध प्रांत से होते हुए भी उन्हें गांधी जी का पूर्ण रूपेण समर्थन किया। गांधीवादी व्यक्ति थे और इन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसे रेड शर्ट या लाल कुर्ती संस्था भी कहा जाता है, जिसके माध्यम से इन्होंने गांधी जी के आंदोलन को बहुत ही सपोर्ट किया था। तो आइए आज का प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1917 में हुई मीटिंग में कौन अध्यक्षा बनी थी? एनी बेसेंट जी बनी थी। लेकिन अगर कभी ये पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला कौन थी, पहली भारतीय महिला कौन थी अध्यक्ष, तो भारतीय महिला की जब बात की जाएगी तो 1924 में सबसे पहली भारतीय महिला 1925 में सरोजनी नायडू जी बनी थी। सरोजनी नायडू जी बनी थी। कभी पूछा जाए कि यह अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो आपको याद रखना ये अधिवेशन कानपुर में हुआ था। कानपुर में हुआ था, जहाँ पे सरोजनी नायडू जी इसकी अध्यक्षा बनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया? 1961 में, 1947 में, 1950 में या 1963 में? तो इसका सही उत्तर होगा 1961। हम जानते हैं कि गोवा किसके कब्जे में था? गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था। पुर्तगालियों के कब्जे में था और पुलिस कार्यवाही करके 1961 में गोवा को भारत में मिला लिया गया।
क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन, आर्थिक कर या राजकोष। तो इसका सही उत्तर होगा जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन। तो समवर्ती सूची की जब बात होती है तो हम ये भी देख लेते हैं कि कितनी सूचियाँ हैं। तो भारत में कितनी सूचियाँ पाई जाती? 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें से 7वीं अनुसूची जो है, 7वीं अनुसूची 3 सूचियों की बात करती है, जिसमें कि एक राज्य सूची है, केंद्र सूची है, साथ में समवर्ती सूची है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें का मतलब ये हुआ कि राज्य और केंद्र के लिए अलग अलग विषय निर्धारित किए गए हैं, जिसमें वो कानून बना सकते हैं, जिसके लिए वो कानून बना सकते हैं। साथ ही कुछ ऐसे विषय भी हैं जिसमें राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, उन्हें समवर्ती सूची में रखा गया, जिसमें से जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन भी उसका पार्ट है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? आर वेंकटरमन, राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, राधाकृष्णन। तो इसका सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी 1952 से लेके 1962 तक लगातार राष्ट्रपति रहे, तो इसीलिए अगर इसका उत्तर राजेंद्र प्रसाद जी होगा। साथ ही इसके बारे में एक जानकारी और ले लेते हैं कि ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, प्रथम राष्ट्रपति भी थे। साथ ही इनके बारे में एक खास बात और है कि संविधान सभा का जब गठन हुआ, संविधान सभा का जब गठन हुआ तो उसके सदस्य भी थे, अध्यक्ष भी थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किसके लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? संघीय मंत्रिमंडल, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर होगा संघीय मंत्रिमंडल। तो हम देखते हैं देश में जब आपात स्थिति की घोषणा होती है तो आर्टिकल कौन सा आता है? तो इसका आर्टिकल है 352। और अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार लग चुका है, तक 3 बार लग चुका है। हालांकि बहुत लोग को इसमें कन्फ्यूजन है, तो मैं आपको आज क्लियर कर देता हूं। पहला राष्ट्रपति आपातकाल जो लगा था, पहला राष्ट्रीय आपातकाल जो लगा था वह लगा था 1962 से लेके 1968 तक, जिसमें हमारा चाइना के साथ वार हुआ था, चाइना वार और पाकिस्तान वार दोनों हुआ था। साथ ही जब दूसरा लगा तो दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, इंदिरा गांधी जी ने लगाया था 1975 से 76 तक। और तीसरा जब लगा था तो इन्होंने ही लगाया था 76 से लेकर 77 तक। तो यही 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि शायद 1971 वार में लगा होगा या 1919 के कारगिल वार में लगा, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। उस टाइम पे किसी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई थी। साथ ही ये आर्टिकल कुछ और याद कर लेंगे, जैसे आर्टिकल 356 क्या करता है? राष्ट्रपति शासन की बात करता है, राष्ट्रपति शासन की बात करता है। साथ ही आर्टिकल 360 क्या कहता है? आर्टिकल 360 कहता है वित्तीय आपातकाल की घोषणा। और आज तक आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू में, स्वामी सहजानंद या महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के सम्मुख 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्तावना पेश की थी, जो बाद में जाकर हमारा प्रियम्बल बना। और इसको कब लागू किया गया था या कब इसको अपनाया गया था, इसको याद कर लेना, बहुत पूछा जाता है। 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्तावना को अपना लिया गया था और यह हमारा प्रियम्बल बना। आइए क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं, किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण है रूसी संविधान, फ्रेंच संविधान, चीनी संविधान या अमेरिकी संविधान। को इसका सही उत्तर होगा अमेरिकी संविधान। जब अमेरिका आज़ाद हुआ 1776 में, तब उसने 7 आर्टिकल के थ्रू अपने यहाँ का संविधान लागू किया और यही पूरे विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है। पूरे विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है, सबसे पहला लिखित संविधान है। आइए क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? विधानसभा भंग करने की, विधानसभा स्थगित करने की, विधानसभा बुलाने की या विधानसभा का सत्रावसान करने की। तो इसका सही उत्तर होगा विधानसभा स्थगित करने की। कि विधानसभा स्थगित कौन करता है? विधानसभा स्पीकर स्थगित करता है, ना कि राज्यपाल। विधानसभा स्पीकर के हाथ में पावर होती है कि वो विधानसभा
स्थगित कर सके। बाकी विधानसभा भंग करने का अधिकार जबकि बहुमत में सरकार ना हो तो कर सकता है राज्यपाल। विधानसभा बुलाने के लिए और सत्र अवसान करने के लिए भी राज्यपाल ही जिम्मेदार है। ये सारे कार्य राज्यपाल के हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पुदुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? 1970 में, 1977 में, 1960 में या 1956 में? तो पुदुचेरी के बारे में जानकारी लेते हैं। पुदुचेरी किसके कब्जे में था? फ्रांस की कॉलोनी हुआ करता था। 1956 को फ्रांस ने हमें दे दिया। 1956 में इसका सही उत्तर होगा। 1956 में हमने फ्रांस से पुदुचेरी को वापस ले लिया और इसे भारत में मिला लिया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? नियम समिति का, लोक लेखा समिति का, विशेषाधिकार समिति का या प्राक्कलन समिति? तो इसका सही उत्तर होगा नियम समिति। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जितने भी लोकसभा में के मेंबर्स के लिए या लोकसभा में कैसे कार्यवाही होगी, क्या होगी, उसके लिए जो नियम समिति बनती है उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का जो भी अध्यक्ष होगा। और साथ ही हम देखते हैं कि सबसे बड़ी अगर कभी समिति की बात की जाए कि लोकसभा या पूरे राज्यसभा लोकसभा में सबसे बड़ी समिति कौन है? तो प्राक्कलन समिति, जिसको एस्टीमेट कमेटी बोलते हैं। इसके कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं और ये सबसे बड़ी समिति है, सबसे बड़ी समिति होती है। साथ ही अगर कभी लोक लेखा समिति की बात की जाए तो लोक लेखा समिति में क्या होता है? 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से, 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। ठीक है। और कभी भी इसके अगर प्राक्कलन समिति की बात करें, इसके 30 के 30 सदस्य कहाँ से होते हैं? लोकसभा से ही होते हैं, राज्यसभा से एक भी सदस्य नहीं होता। और ये लोक लेखा समिति क्या करती है? जो भी हमारे महालेखा नियंत्रक पद है, जिसको हम CAG भी बोलते हैं, कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल भी बोलते हैं, उनके जो भी प्रतिवेदन होते हैं उसकी समीक्षा करती है, उनके प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है या मुख्यमंत्री करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। हमारे किस आर्टिकल में कहा गया? तो आर्टिकल 315 में कहा गया है कि राज्य के लिए और केंद्र के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, एक लोक सेवा आयोग का गठन करेगी सरकार। ठीक है। साथ ही आर्टिकल 312 के बारे में जानकारी लेते हैं। आर्टिकल 312 क्या करता है? आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करता है, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करता है, जिसमें आपके IAS आते हैं, IPS आते हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज, साथ ही आपके IFS आते हैं यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। वित्त आयोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। आपके संविधान के आर्टिकल 280 में यानी अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात की गई है। हर 5 वर्ष पे राष्ट्रपति इनका गठन करेगा, जो कि राज्य और केंद्र में, जो कि राज्य एवं केंद्र में वित्त के बंटवारे के लिए रिकमेंडेशन देंगे, ताकि राज्य और केंद्र में वित्त के लिए कोई विवाद ना हो सके। साथ ही राष्ट्रपति इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। और अभी हमारे अगर देखा जाए तो कितने 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है, 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया, जिनकी रिकमेंडेशन कब से कब होगी? जिनकी रिकमेंडेशन होगी 2021 से लेके 2026 तक के लिए। साथ ही इनके अध्यक्ष कौन है? तो इनके अध्यक्ष जो हैं NK सिंह हैं, NK सिंह जी हैं इनके अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग के। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। राज्यसभा कब भंग होती है? 4 साल बाद, 6 साल बाद, संकट काल में या कभी नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कभी नहीं। राज्यसभा कभी भी बंद नहीं होती। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं और ये निरंतर चलने वाली संस्था है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा, संसद, राष्ट्रपति या राज्यसभा? तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा। आर्टिकल 74 में कहा गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जो सामूहिक रूप से किसके लिए जिम्मेदार होगी?
जो कि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होगी। इसलिए लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होगी कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई सभा यही है और जनता के प्रति आपको सामूहिक रूप से जिम्मेदारी प्रस्तुत करनी होती है, इसलिए लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। तो आज के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। कल पॉलिटी के नए प्रश्नों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल बेटा सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर तो जरूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।